मैथ नहीं देखना, एकदम रीजनिंग देखो। एग्जाम के बारे में रोज रोज एग्जाम के बारे में कितना बताएं तुम लोग, बताओ, खाली एग्जाम के बारे में रोज रोज बताएं। लीगल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग में अंतर। लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है, देखो ध्यान दो, रीजनिंग दो ही होता है, ठीक ना। एक होता है सिंपल, आपको जो है डाटा बेस्ड रहेगा, जिसमें एनालॉजी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक लॉजिकल रीजनिंग होता है जिसमें आपको सेंस समझ करके आंसर देना होगा, ठीक ना। स्टेटमेंट, कंक्लूजन उसमें ज्यादातर रहता है, ठीक ना। जैसे आपको कहेगा, जैसे इस तरह के क्वेश्चन रहेगा, एक सिंपल समझना, कहेगा कि एक कोई मर्डर हुआ, तो काउज एंड इफेक्ट वगैरह जो क्वेश्चन होता है, जैसे मान लेते कहेगा कि कुछ कारण, कुछ घटना घटा, तो उसके बाद यहाँ पे 4 दिया रहेगा इफेक्ट, यानी कि ऐसा हुआ रहा था तो ये घटना नहीं घटता, उसको सेंस के अनुसार से देना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा क्या, लीगल, लॉजिकल हो गया। और लीगल मतलब लीगल रीजनिंग नहीं होता है। लीगल रीजनिंग में देखेंगे सिंपल क्या हो जाएगा, आपको जो क्या चीज लीगल, लीगल जो पढ़ना है ना, वो आपको पढ़ना है लीगल, जिसे आपको पढ़ना किसमें, अभी नहीं आ रहा होगा, देखते हैं, चलिए देखिए ध्यान दीजिए। सर इंग्लिश आता है क्या, तो इंग्लिश आएगा नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, इंग्लिश भी रहेगा उसमें, ऐसा नहीं कि इंग्लिश नहीं रहेगा, इंग्लिश भी आएगा। तुम लोग कितना भी बोल लो, तुम लोग का आवाज वहां नहीं जाएगा, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करना। देखो ध्यान दो, इधर देखो ध्यान दो, इधर देखो ध्यान दो। इसमें एक टॉपिक हम लोग रीजनिंग का देख रहे हैं, ठीक ना। निकालो टॉपिक, लिखो पहले, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है उससे, क्या कि क्वेश्चंस प्रॉपर लिखाएंगे उसमें, सारा पढ़ाया होगा। रुको तो, आज अगर जीएस अगर आए जाएंगे सोन सर तो क्लास ले लेंगे, हम छोड़ देंगे। नहीं कौन, नहीं सर नहीं आए, वो दूसरे सर हैं, नहीं वो दूसरे सर हैं। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं ना। चलिए, तो आप लोग के फिर जब जेपीएससी की तैयारी करने में आ जाएगी तब पढ़वाएंगे। जेपीएससी तुम लोग को नहीं करना, देखो जेपीएससी तैयारी इसलिए करना है, तुम लोग जिस चीज का तैयारी कर रही है, देखो ध्यान दो, आगे चल करके समझो। लीगल का तैयारी कर रहे हैं ना, यानी कि लॉ का तैयारी करेंगे, तो लॉ में वही मास्टर हो सकता है जिसको सारा नॉलेज रहेगा, जिसको यूपीएससी माइंडेड चलता हो, यूपीएससी जैसा जिसका माइंड वो चला सके आईएएस जैसे। कैसे लड़ेंगे केस अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो, देखो ध्यान दो। चलिए देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चंस निकाल लेते हैं हम सैलोलिज्म का, देखो ध्यान दो। रीजनिंग लिखो, रीजनिंग पहले हेडिंग दो, पहले रीजनिंग हेडिंग दो, तो रीजनिंग हेडिंग दी है, लिखो, टॉपिक का नाम लिखो, अभी जो तुम लोग पढ़ रहे वही पढ़ा रहे हैं, जो तुम लोग का अभी जो है रीजनिंग स्टार्ट किया है ना, एकदम वही टॉपिक। क्या चीज, ये सिंपल रीजनिंग लिखो, उसमें समझ में आएगा। कौन सा टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, साइलोजिज्म, ठीक ना। देखो ध्यान दो, इसका मतलब ही होता है हिंदी में न्याय निगमन, तुम लोग वही तैयारी कर रहे हैं, इसको मतलब समझाएंगे भी, देखो ध्यान दो, मजा आएगा इस पर टॉपिक पढ़ने में। पहले देखो, साइलोजिज्म का मतलब होता है हिंदी में न्याय निगमन। इस टॉपिक में आपको ध्यान में रखना है कि जब भी क्वेश्चंस पढ़ना है, यानी कि बनाना है क्वेश्चंस में, तो दो चीजें रहेगा, एक स्टेटमेंट रहेगा और एक कंक्लूजन रहेगा, ठीक ना। एक क्या रहेगा, स्टेटमेंट और एक कंक्लूजन, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो ध्यान देना क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट का जो भी रहेगा, सिंपल समझना, इस टॉपिक को समझने से पहले पहले समझो, इधर देखो ध्यान दो, इधर इस टॉपिक को समझने से पहले समझो, जो स्टेटमेंट है इसको हमेशा 100% सत्य मानना है, ठीक ना। अब तो सिंपल समझो कि अगर आप केस लड़ने जा रहे हैं, अब इस टॉपिक में आपको जज का काम करना है, क्या बन जाना है, जज बनना है। समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं, आपको इस टॉपिक में क्या बनना है, जज बनना। जज का क्या काम होता है, फैसला सुनाना, यानी कि आपको क्या करना है, सिर्फ फैसला सुनाना है। जज जो फैसला सुनाता है वो किस आधार पर सुनाता है, दलित के आधार पर, है ना। अच्छा देखो, ये जो स्टेटमेंट है, ये सोचो कि केस है आपका, यही स्टेटमेंट क्या है, केस है, यानी कि जो स्टेटमेंट है वो केस, मान लेते कोई मर्डर करके आया है, मर्डर केस चल रहा है, सुना रहा है ना, तो उसके बाद दो वकील रहेगा, एक कंक्लूजन सोचो कि वकील है, समझ रहा है क्या कर, सिंपल समझना इधर चीजों को।
जो स्टेटमेंट रहेगा, सोचो कि हमको यही केस के बारे में लड़ाई करना है, लड़ना है, यही केस मेरे हैंडल में आया हुआ है। अब इस केस का जो है फैसला आपको सुनाना है जज बन करके, और ये जो कंक्लूजन है वो सोचो क्या है, वकील है जो आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना। अब वो आर्ग्यूमेंट अपना अपना पेश करेगा। वकील, जो जज का काम होता है वो क्या काम होता है बताओ? जज का जो दिमाग काम कर रहा होता है फैसला सुनाते समय, वो क्या काम कर रहा होता है? देखो ध्यान दो, जज का सिर्फ एक ही काम होता है जब वो फैसला सुना रहा होता है, जो भी इधर सिंपल समझो तभी बनेगा, नहीं बनेगा। जो भी जज जो किसी भी केस के लिए फैसला सुना रहा होता है, तो जब ये वकील का बात सुनता है ना, तो उसका दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है कि इसके बात को कैसे गलत कर दें। समझ आ रहा क्या कह रहे हैं? यानी कि वकील के बात को उसको गलत करना होता है, सही करना रहेगा तो सब बातें सही लगेगा। समझ आ रहा क्या कह रहे हैं? अगर कोई जज है, वकील का बात सुन करके लगेगा नहीं नहीं सही है, ठीक है बोल रहा है, तो उसको सभी सही लगेगा ना। यानी कि कोई जज है, उसका काम होता है कि जो वकील है उसके बात को हमेशा गलत साबित करने में वो लगा रहेगा, यानी कि वो कैसे ना बोलेगा, कहेगा कैसे हम गलत कर सकते हैं, और जो निश्चित तौर पे सही उसको गलत नहीं कर पाएगा फिर, तो वही सही हो जाता है, वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ बोलो। हाँ बोलो। जैसे हम लॉयर हैं, मेरा कोई क्लाइंट है, हाँ क्लाइंट है, वो हमको पैसा दिया है, हाँ लड़ने के लिए, हाँ ठीक है, और उसके अपोजिट साइड वाला, मतलब जिससे वो लड़ाई किया, उसका भी लॉयर है, हाँ उसको पैसा दिया, हाँ हम लोग उसके लिए लड़ रहे हैं, हाँ 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 बोलो, हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। हाँ लड़ रहे हैं, हाँ अब अगला उसका वाला जो लॉयर था, हाँ वो हमको पैसा दे दिया, हाँ तो जिताने दो, हाँ तो हम कुछ ना सकते हैं, आराम से। कहा तुम देख रहे केस क्या लोगे, तुम अपना जो है, तुम अपना स्टेट मेरा वाला तो हमको पैसा दिया नहीं, उससे भी ले देख रही है पैसा कमाने के, तब तुम इधर देखो, हल्ला नहीं करो, इधर हल्ला नहीं करो, तुम जिता देना अपना केस को, खुद हार जाना। क्या होगा पता, कुछ नहीं होगा आपको, बताओ हमको नहीं आता था, बस हो गया, देख रही डबल पैसा, देख रही। इधर हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो, देखो इधर, इधर एकदम हल्ला नहीं करो, सिंपल टॉपिक को समझो, ठीक है। वो सिर्फ पैसे पर उसका दिमाग जाता है, दूसरा कहीं नहीं जाता है। देखो ध्यान, इधर देखो, इधर इधर हल्ला नहीं करो। देखो ऑफलाइन वाला को पता नहीं, ऑनलाइन के भी बच्चे हैं, बार बार कहते हैं कि हम लोग क्लास को समझो, नहीं समझ में आएगा तो पूछो, लेकिन इधर उधर बात में ज्यादा नहीं फंसो। इसका मतलब सिंपल समझना, इस टॉपिक में जितने भी रहेगा, स्टेटमेंट को सोचना कि एक केस है, और उसी केस का आपको क्या बताना है, जजमेंट बताना है। सोचो कि हम ही वकील हैं, समझ आ रहा है ना। और ये जो कंक्लूजन रहेगा वो सोचो क्या है कि वकील जो है अपना अपना वो दलित पेश कर रहा है, यानी कि अपना वो पक्ष रख रहा है, और आपका काम क्या होगा कि उसको 100% गलत करने का कोशिश करना है। क्या करना है? गलत करने का कोशिश करना होता है। अगर मान लेते जो निश्चित तौर पर सही है तो सही है, समझाया कि नहीं आया? तो यहाँ पे देखो, इसको जो हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन जनरली, तो सिंपल अभी बहुत तरीके से बनाते हैं, 100 मान करके बनाते हैं, परसेंटेज मान करके भी, और वेन डायग्राम से भी। तो दोनों में सिर्फ हम लोग अभी देखेंगे इसमें कैसे बनाते हैं जनरली, वेन डायग्राम से। कैसे बनाएंगे? वेन डायग्राम से। जिसे यहाँ पे हम एक लिखते हैं, कुछ क्वेश्चन को सिंपल समझना, देखो ध्यान दो, कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पे लिखेंगे, पहला सिंपल समझना, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। अगर हम सिंपल लिख रहे हैं ऑल ए आर बी, इसका मतलब क्या हुआ बताओ? सभी ए बी है। तो अगर इसका हम वेन डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम कैसे बनेगा, पहले डायग्राम समझेंगे तब ना क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखो ध्यान दो, ऑल ए आर बी मान लेते हैं कि यह स्टेटमेंट है। क्या है? स्टेटमेंट है। तो इसके आधार पर हम कंक्लूजन क्या क्या निकाल सकते हैं, क्या क्या नहीं निकाल सकते हैं, उसको समझना है, ठीक ना। हम क्या लिखे हैं? ऑल ए आर बी। अगर ऑल ए आर बी है, इसका मतलब देखो जितना भी ए है वो किसके अंदर है? बी के अंदर। जितना भी है वो किसके अंदर है? बी के अंदर। तो जो बड़ा रहेगा उसको बड़ा सर्कल में रखना है, ठीक ना। तो बताओ ये क्या होगा? बी की ए, और इसी के अंदर क्या है? ए है। इसी के अंदर क्या है? ए है। तो इसका वेन डायग्राम इस तरह बनाएंगे। तुम्हारा क्या कह रहे हैं? ऑल ए आर बी। अब बताओ इसमें कंक्लूजन में हम क्या क्या हो सकता है, देखना, ध्यान देना। इसका अगर हम कंक्लूजन का बात करेंगे, इसका कंक्लूजन में क्या क्या लेंगे, तो पहला इसमें हम क्या ले सकते हैं बताओ? इसमें कौन सा सही होने वाला है, कौन सा गलत होने वाला, आप लोग को बताना है, ठीक ना। पहला है, पहला कंक्लूजन है, इसी को गलत और सही करना होता है। ऑल बी आर ए, सही है कि गलत हम लोग को बताना है, ठीक ना। दूसरा है सम बी आर ए। तीसरा है सम ए आर बी। चौथा है
ऑल बी आर नॉट ए, ऑल बी आर नॉट ए, ऑल बी आर नॉट ए। और लिख रहे हैं क्या चीज 5 है। अगर हम लिखें नेक्स्ट, सम बी आर नॉट ए, सम ए आर नॉट बी। देखो एक स्टेटमेंट लिखे, देखो ध्यान देना, समझना इस चीजों को। एक स्टेटमेंट हम सिर्फ क्या लिखे हैं, ए, ऑल ए आर क्या है, बी। और इसका डायग्राम हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, वही बनेगा, एक ही डायग्राम पॉसिबल है। और उसके आधार पर हम कितना कंक्लूजन ले रहे हैं, 6। इसमें से कौन सही है कौन गलत है पहले समझो इस चीजों को। देखो ध्यान देना, ऑल ए आर बी जिसे था, कहने का मतलब है कि सभी जो ए है वो बी के अंदर है। तो क्या सभी बी भी ए के अंदर है क्या? तो पहला गलत हो गया। पहला क्या हो गया? गलत हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? पहला क्या हुआ? गलत हुआ। उसके बाद कह रहा है कि सम बी आर ए, सम बी आर ए होगा कि नहीं होगा? ध्यान में रखना, ऑल जब भी रहेगा, ठीक ना, ऑल जब भी रहेगा तो इसमें एलवेज सम वाला आएगा, यानी कि कुछ कुछ होता है, ध्यान में रखना, ठीक ना, हमेशा सम वाला आएगा, ठीक ना। ये समझ में आया कि नहीं आया? जब ए हो जाएगा तो ये हमेशा आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? हाँ, अब देखो सिंपल, इधर समझो, जब भी ऑल वाला रहेगा तो हमेशा कुछ वाला आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो कुछ सम, देखो क्या लिखे हुए हैं, सम बी आर ए, तो कुछ बी भी ए के अंदर है और कुछ ए भी बी के अंदर है। तो जब भी ऑल रहेगा तो ध्यान में रखना सम वाला हमेशा आंसर सही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? कंडीशन ध्यान में रखना। हाँ, सम बी आर ए भी सही है, सम ए आर बी भी सही है, सम बी आर ए भी सही है, सम ए आर बी भी सही है, क्योंकि कुछ ए भी बी में है और कुछ बी भी ए में है, कॉमन है ना कुछ। और यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस है? ये जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। तो जब भी कोई सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव वाक वाला को डायरेक्ट गलत कर देना है। यानी कोई पॉजिटिव बात कर रहा है, वो डायरेक्ट उधर से कोई आकर के नेगेटिव बात करने लगा तो उसको मार पड़ेगा कि नहीं बताओ, ठीक ना। तो यहाँ पे उसको डायरेक्ट गलत करना है। अगला कह रहा है क्या, देखो ऑल बी आर नॉट ए, नेगेटिव वाक कर रहा है तो नेगेटिव को हम लेंगे ही नहीं, नेगेटिव वाक को लेंगे नहीं। तो जितना भी नेगेटिव वाक होगा उसको हमने आंसर देंगे ही नहीं। तुम्हारा क्या कह रहे हैं ये समझना। इस टॉपिक से आप लोग को आई होप, हमको लगता है 2 से 3 क्वेश्चन जरूर रहेगा आप लोग को पेपर में। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन सही नहीं होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव नहीं होगा। जब भी होगा तो पॉजिटिव क्या चीज। अब देखो ये कह रहा है ऑल ए आर बी, मतलब अच्छा बोल रहा है कि खराब बोल रहा है? नहीं लगा हुआ रहेगा मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगा रहेगा इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? अगर हम यहाँ पे देखो ध्यान दो, एक दूसरा स्टेटमेंट लेते हैं, इधर एक दूसरा स्टेटमेंट लेते हैं, सम ए आर बी, सम ए आर बी। देखो ध्यान दो, ये क्या ले रहे हैं स्टेटमेंट, इधर इधर देख लो जल्दी से, ये क्या लिख रहे हैं बर, दूसरा स्टेटमेंट। ये भी क्या लिए हुए हैं, स्टेटमेंट है, और इसका भी कंक्लूजन यही है। ये पहले क्वेश्चन के लिए था, समझ में आ रहा है ना, ये किसके लिए था, अब ये दूसरे के लिए है। अगर हम सम वाला लेते हैं स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट में किसको लेंगे, तो ध्यान में रखना कि सम वाला है तो ऑल वाला तो कभी होगा ही नहीं, सम वाला तो ऑल वाला कभी होगा क्या? तो पहला गलत, दूसरा भी यहाँ पे देखो, और सम वाला में भी हमेशा सम वाला होगा। सम, इसका डायग्राम कैसे बनेगा देखो ध्यान दो, सम ए आर बी है ना, सम ए आर बी है, इसका मतलब जो इसका डायग्राम बनाएंगे तो कॉमन डायग्राम बनेगा, ये इधर ए होगा और ये इधर क्या होगा, बी। तो सम ए आर बी, कुछ ए भी बी है और कुछ बी भी ए बी होगा। समझाएगा कि नहीं? तो इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। तो इसमें से बताओ कौन कौन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए बात करें तो ये गलत होगा, ए भी सही होगा, ए भी सही होगा, ये दोनों तो सम वाला में सम होगा ही, ऑल वाला में भी सम होगा, ध्यान में रखना। बाकी बात नेगेटिव सेंटेंस तो नहीं होगा, नेगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो चलिए सर आ गए हैं तो सर कुछ क्लास ले लेते हैं, कल इसको भी हम लोग जो है देखेंगे, ठीक ना।
कल इसका हम लोग जो होगा नहीं होगा तो इसका क्वेश्चन लेकर करके आएंगे, क्योंकि लिखाना क्वेश्चन में बहुत समय लगता है, तो क्वेश्चन ले आएंगे और क्वेश्चन को डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे, ठीक है। हाँ, तो सिंपल डायग्राम आप लोग को समझ में थोड़ा बहुत आना चाहिए, क्लियर है। हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो। हाँ, तो उसको कुरान पे हाथ पे रखाना पड़ता है, बाइबल पे हाथ पे रखाना पड़ता है, सबके लिए अलग होता है। चलो ठीक, चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे, ठीक ना। वहां पे उड़ने दीजिए, थोड़ी कोई दिक्कत नहीं, रूम में उड़ने दीजिए। अरे नहीं नहीं मतलब बहुत खराब थोड़ा चना दिए हैं, 3:15 बजे पढ़ना है क्लास। हाँ बॉयल होने के लिए दिए हैं चना, थोड़ा जल्दी 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 चलिए प्लीज। पता नहीं वो ध्यान ही नहीं रहा, बंद किए कि नहीं किए इसको। आइए गुड आफ्टरनून, बैठिए। बहुत लेट हो गया ना आज मेरा। आज भी न्यू स्टूडेंट है क्या कोई? आज फर्स्ट क्लास वाले कोई है क्या? नहीं ना। देखिए हम लोगों का कल फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो गया था आर्टिकल 32 तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, 32 में कितने रीड्स हैं? आवाज नहीं, वैसे मैं लेट हूं और आत्मा कहते हैं। और पहला हमारा रीड क्या नाम है इसका? हेबियस कॉर्पस। दूसरा में क्या है? मैंडमस, ठीक है। सी में क्या है बाबू? प्रोहिबिशन। डी में क्या है? सर स्योररी। और ई में क्या है हमारा? क्व वारंटो, ठीक है। ये 5 हमारे रीट हैं और ये 5 रीट ही इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा अलग अलग सिचुएशन में, ठीक है। यहाँ पे देखिए आज नया चैप्टर के रूप में हम लोग देखेंगे, हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे ड्यूटीज। क्या पढ़ना है बाबू? फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या पढ़ना है? फंडामेंटल। उसके आगे का फंडामेंटल राइट्स बता देंगे, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं आप लोगों के लिए। उसमें क्या है बता देता हूँ, थोड़ा बर्बरी समझ लीजिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स में क्या कहता है आप लोगों को कि कोई भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स को कोई नहीं छीन सकता है, बोलने का अधिकार, जाने का अधिकार। लेकिन आप लोगों को कभी लगता होगा कि मान लीजिए हमें कहीं पर कोई खुफिया चीजें हम लोगों को गोपनीय रखना है। अब को पुलिस पदाधिकारी या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों को अगर मौलिक अधिकार, उन्हें भी तो पता है, उन्हें भी तो मिला हुआ है। अब वे क्या करेंगे? मान लीजिए कि अपना जो खुफिया विभाग का चीजें हैं वो बाहर निकाल देंगे, आर्मी वाले, आईबी वाले बाहर निकाल देंगे। तो उन लोगों पर कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस भी लगाया जाता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स होने के बावजूद भी आप मीडिया में आकर के बयान नहीं दे सकते हैं, कोई चीजें डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 33, 34, 35 बता देंगे बाद में। लेकिन यहाँ पे पहले देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज पहले। और फंडामेंटल ड्यूटीज देखो यहाँ पे, फंडामेंटल ड्यूटीज से पहले एक हम लोगों को, मुझे फिर से बताइए आप लोग की पार्ट कितना है बाबू? आर्टिकल 22 और 25। और लाइव क्लासेस वाले हैं कि नहीं? 2 स्टूडेंट होंगे। चलिए यहाँ पे 22 है। और भारतीय संविधान कितना है भारत में? कितने संविधान है? नहीं, संविधान कितने हैं भारत में? एक है, एक है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कितने हैं? ये 395 है। और शेड्यूल कितने हैं? शेड्यूल 12 है। अब यहाँ पे एक बात पूछता हूँ कि ये हमारा एक प्रकार से ग्रंथ है बाबू, कानून का किताब है। हम जब फर्स्ट पेज इसका पलटते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को, कोई भी जनरल किताब खरीदते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिखा रहता है प्रस्तावना। क्या लिखा हुआ रहता है? प्रस्तावना। इसका मतलब है कि जो लेखक है, जो लिखने वाले हैं, वो क्या कहना चाहते हैं कि इस बुक में जैसे ही जाएंगे अब नेक्स्ट पेज में तो आपको क्या देखने को मिलेगा। यही होता है ना, कोई भी जनरल किताब आप खरीदते हैं तो ऐसे रहता है। संविधान भी अपने आप में एक क्या है बाबू? लीगल डॉक्यूमेंट है। अब इस लीगल डॉक्यूमेंट्स का फर्स्ट पेज में जैसे जाते हैं हम लोग तो देखने को मिलता है हमें
प्रियम्बल क्या देखने को मिलता है बाबू? प्रियम्बल देखने को मिलता है। प्रियम्बल को हम लोग प्रस्तावना या फिर उद्देशिका बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं उद्देशिका। और उद्देशिका में ये लिखा रहता है कि इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो आगे क्या क्या बातें इसमें उद्देशिका में लिखा हुआ है। ठीक है यहाँ तक। अब मान लीजिए कि उद्देशिका में सबसे पहले जाते हैं तो उद्देशिका के बारे में भी पढ़ना हमें जरूरी है। क्यों जरूरी है बाबू? कोई भी किताब आप जब खरीदते हो, पलटते हो पहला पेज, तो उसमें उद्देशिका जो लिखा रहता है वो लेखक के द्वारा लिखा हुआ रहता है। अब उसमें सारांश लिखा रहता है, उसके बाद लिखा हुआ रहता है साइन किया हुआ उस राइटर का। तो हमें पता चल जाता है कि इस ज्योग्राफी की किताब में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। फिजिकल ज्योग्राफी है या फिर बायोलॉजिकल ज्योग्राफी है, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी है या क्लाइमेटोलॉजी, तमाम बातें पहले लिखा रहता है एक छोटा सा एक पेज में। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो संविधान का जो पहला ही पेज है उसे हम लोग क्या बोले? उसे हम लोग प्रियम्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हम लोग प्रियम्बल बोलते हैं। और प्रियम्बल जो है हमारा वो भारतीय संविधान का क्या है यहाँ पे समझते चलिए। भारतीय संविधान का यह एक प्रकार से इंट्रोडक्शन है। क्या है बाबू? ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन हमें आगे चल करके क्या लिखा हुआ है संविधान में उसका परिचय के रूप में हमें कौन देता है? प्रियम्बल। ये चैप्टर का नाम है आपका प्रस्तावना, प्रियम्बल। समझते चलिएगा प्रियम्बल। तो प्रियम्बल को ही हम लोग एक प्रकार से बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन है किसका? संविधान का बाबू। तो संविधान का जब ये इंट्रोडक्शन है तो ये पूरा का पूरा संविधान के बारे में समरी रखता होगा। समरी का मतलब सारांश, सम का मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है बाबू। एक और एम लगा दीजिए और आर लगा दीजिए तो हो गया। सब कुछ जोड़ करके एक सारांश में रखने वाला को समरी बोलते हैं। तो संविधान का पूरा समरी कौन कहलाएगा? प्रियम्बल कहलाएगा। अब यहाँ पे समझिए एसेंस है भी है, ये हमारा क्या है बाबू? एसेंस है। एसेंस का मतलब पूरा का पूरा उसमें क्या सेंस छुपा हुआ है संविधान में? वो एसेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसका एसेंस है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस है, बोल सकते हैं प्रियम्बल को। और प्रियम्बल को क्या क्या कहा जाता है? प्रियम्बल एक प्रकार से हमारा संविधान को पढ़ने से पहले परिचय पत्र के रूप में है। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बाबू? आइडेंटिटी कार्ड होता है। क्या होता है? आइडेंटिटी कार्ड होता है। तो प्रियम्बल को ही क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी कार्ड बोला है। और आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा है इसके बारे में भी जान लीजिए। आप लोगों को एक मैं बताया था केशवानंद भारती का केस, नाम सुना है? केशवानंद भारती की जी का जो वकील थे उनका नाम था नानी पालकीवाला। क्या नाम था? नानी पालकीवाला। तो इनको बोलते हैं नानी पालकी वाला। यही इनके कौन से? आलोक सर आएंगे 4 बजे। अच्छा ठीक। तो क्या हुआ यहाँ पे? नानी पालकी वाला ने क्या कहा? प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड कहा। ठीक है। अब मान लो आप लोग कभी जाते हो कहीं दिखवाने के लिए कि सर मेरा भविष्य क्या है, आगे का फ्यूचर क्या है, तो क्या बोलता है? अपना राशि बताइए। बोलता है या नहीं बोलता है? इसका मतलब है कि आपको अपना राशिफल के रूप में या राशि के रूप में बोलता है। ठीक है। तो भारतीय संविधान का जो राशि है या फिर उसे बोलते हैं हॉरोस्कोप। हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन यहाँ पे हॉरोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरोस्कोप। ठीक है, ये है। उसके बाद कहा जाता है कि भारतीय संविधान का अगर नोट है, नोट्स का मतलब क्या होता है? छोटा सा नोट्स, या फिर बोल सकते हैं की नोट्स। क्या बाबू? की नोट्स के रूप में हमारा कौन है? प्रियम्बल है। यहां तक परिचय समझ में आया कि प्रियम्बल है क्या? तो प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which having the complete essence and complete summary of the Indian Constitution, which reflect the philosophy। क्या चीज रिफ्लेक्ट करता है? which reflect the philosophy of the Indian Constitution, what exactly the Constitution framer or makers wants। ये वांट लिखेंगे यहाँ पे। बहुत लोग जो उसमें कमेटी में थे कि वे लोग क्या चाहते थे, वो सारा चीजों को रिफ्लेक्ट करता है उनके फिलॉसफी। कहां से बाबू? प्रियम्बल से। तो बोल सकते हैं यहाँ पे कि प्रियम्बल जो है वह हमारा क्या है? आइडेंटिटी कार्ड है। मैं पूछूंगा कि आप कौन सा कॉलेज का स्टूडेंट हो, तो आपसे मैं बात नहीं करूंगा। आपको देख करके, आपका ड्रेस को देख करके, आपका आइडेंटिटी कार्ड को देख करके मैं पता कर लूंगा कि आप किस कॉलेज के स्टूडेंट हो, क्या पढ़ रहे हो, किस सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ रहे हो। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि प्रियम्बल को हम लोग, अच्छा फेस का मतलब क्या होता है बाबू? चेहरा होता है ना फेस मतलब। आप लोग बोर्ड देते होंगे तो प्री बोर्ड भी दिए होंगे, तो ये एक प्रकार से फेस है। क्या है बाबू? ये
फेस है, किसका फेस होगा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन हम लोग जब प्री लगा देंगे तो प्री फेस हो जाएगा ये। अब प्री फेस का मतलब क्या है कि संविधान का फेस देखने से पहले एक चेहरा देख लिए, तो ये प्रीफेस भी कहलाता है। प्रीएम्बल जो है हमारा एक प्रीफेस है, किसका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। यहां तक परिचय में समझ में आ गया प्रीएम्बल क्या है, प्रस्तावना क्या है। अब आप लोग मुझे बताइए कि प्रस्तावना किस किस को याद है? किसी को याद है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने के लिए, है ना, ऐसे बोलते हैं। अब यहाँ पे समझिए एक बात और, जब हम लोग इतना जानते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यही है ना? तो हम लोग इसको पूरा का पूरा आप लोग याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं, तो भारतीय संविधान को जो आइडेंटिटी कार्ड है वो प्रस्तावना है, तो आपको उस आत्मा को तो याद रखना पड़ेगा, उस जो मेन बॉडी को तो याद रखना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पे समझिए कि वी द पीपल से स्टार्ट होता है हमारा क्या? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली, क्या बोलते हैं बाबू? सॉलेमली कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, क्या है? कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अब यहां पे समझिए, इनटू के बाद क्या लिखने जा रहे हैं? पिंटू। क्या लिखने जा रहे हैं? इनटू के बाद क्या लिखने जा रहे हैं? पिंटू। सॉवरेन हो गया, सोशलिस्ट, उसके बाद सेकुलर, क्या है बाबू? सेकुलर, डेमोक्रेटिक, और उसके बाद रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर, है ना? एंड टू सिक्योर। यहां तक समझिए पहले बात को, ठीक है? आराम से पहले समझते चलिए। ऑनलाइन वाले देख रहे हैं कि नहीं? आवाज जा रहा है या नहीं? आप लोग थोड़ा सा बताइएगा, ठीक है? यहां तक समझ में आ रहा है? पहले समझो बाबू। अब भारतीय संविधान का प्रीएम्बल हमारा यहां से होता है। हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं? हम लोग बनाना चाहते हैं बाबू सॉवरेन। कैसा बनाना चाहते हैं? आवाज नहीं करेगा कोई। यहां देखिए पहले, ये जो चल रहा है ड्रामा, इसको देखिए पहले। सॉवरेन क्या है बाबू? ये सॉवरेन, हम भारत को कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं। क्या लिखा हुआ है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को हैविंग सोलेमली कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है गठन। क्या होता है बाबू? गठन या बनाना। हम लोग भारत को बनाना चाहते हैं कैसा? सॉवरेन सोशलिस्ट बनाना चाहते हैं। कैसा बाबू? सोशलिस्ट। कैसा बनाना चाहते हैं? सेकुलर बनाना चाहते हैं। कैसा बनाना चाहते हैं? डेमोक्रेटिक बनाना चाहते हैं। और हम कैसा बनाना चाहते हैं? रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। अब भारतीय संविधान का जब बैठक बैठा होगा फर्स्ट टाइम में, ठीक है, तो उस वक्त क्या हुआ होगा? सब लोग बैठ करके आ रहा है, ठीक है सर। देखो अब यहां पे क्या होता है कि जब हम लोग फर्स्ट मीटिंग बैठते हैं, किसके लिए? संविधान को लिखने के लिए। कब हुआ था? 9 दिसंबर 46 को हुआ था। उस वक्त 1-2 दिन के बाद फिर हम लोगों ने, और ये ड्राफ्ट किसके द्वारा लाया गया था प्रीएम्बल का बाबू? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, नेहरू जी के द्वारा लाया गया था। और नेहरू जी के द्वारा ये ड्राफ्ट को बनाया गया था। किनके द्वारा ये तैयार किया गया था? ड्राफ्ट तैयार किया गया था कि हम जो अपने भारतीय संविधान को लिखेंगे उसका बुनियाद क्या होगा, वो किस बुनियाद पर बनेगा, क्या सोच के साथ बनेगा। तो ये हमारा प्रीएम्बल है। उसी के आधार पर याद रखिएगा ये जो 2 वर्ड है बाबू, कौन कौन सा वर्ड? हमारा सोशलिस्ट एंड सेकुलर, ये बाद में जोड़ा गया है। जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क रखा गया था, ड्राफ्ट रखा गया था, उस वक्त सॉवरेन था, डेमोक्रेटिक था और रिपब्लिक था। कितना वर्ड था? 3 वर्ड था। इसे वर्ड को बाद में जोड़ा गया है। अभी मैं बताता हूं, इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको समझाने से पहले आप लोगों से एक बात और भी पूछना चाहता हूं कि भारत का जब हम संविधान को पढ़ते हैं तो यहाँ पर 3 चीजें हम लोगों को देखने को मिलता है, 3-4 चीजें देखने को मिलता है। पहला क्या देखने को मिलता है बाबू? वी द
पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या हुआ? वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या हुआ? वी द पीपल, हाँ बोलो, वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते चलिएगा। देखिए भारतीय संविधान के जब प्रियम्बल में देखते हैं तो यहाँ पे 3-4 चीजें हम लोगों को एलिमेंट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? एलिमेंट। आप लोग खाना बनाए हो घर पे कभी? पक्का? एलिमेंट्स या फिर कंपोनेंट्स बोल दें, कोई दिक्कत है? कंपोनेंट्स का मतलब ही होता है उसमें मिले हुए चीजें, कंपोनेंट्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स। आप लोग जब सब्जी बनाते हो तो सबसे मेन मसाला के रूप में क्या यूज करते हो? हल्दी, नमक और मिर्चा, ये सब यूज करते हो ना। लेकिन सब कुछ डाल दो और हल्दी ना डालो तो कैसा लगता है? बेरंग लगता है सब्जी, या नहीं? तो सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स के रूप में, कंपोनेंट्स के रूप में या फिर एलिमेंट्स के रूप में, इंग्रेडिएंट्स के रूप में हम लोग किसे मान रहे हैं? हल्दी को मान रहे हैं पहला। तो भारतीय संविधान के प्रियम्बल में 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। कितने इंग्रेडिएंट्स हैं? 4 इंग्रेडिएंट्स है, 4 कंपोनेंट्स है। अब यहाँ पे समझते चलो सर, 4 इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या क्या है? पहला है बाबू सोर्स। क्या है यहाँ पे? सोर्स। इसका मतलब है कि भारतीय संविधान का स्रोत कहां से है। आपका सब्जी जो सही बनेगा, सब्जी कहलाएगा वो, या खीर कहलाएगा, या क्या कहलाएगा, ये डिफाइन करेगा हल्दी रहेगा तभी तो। हल्दी नहीं दिए हैं तो हो सकता है कुछ और बन जाए, बिना हल्दी का भी तो बनता है, बहुत कुछ होता है ना। तो मेन इंग्रेडिएंट्स के रूप में आपका हल्दी डिफाइन कर देगा, आपका सोर्स के रूप में हल्दी को मान लिए पहला। तो भारतीय संविधान का जो स्रोत है, जो सोर्स है बाबू, वह क्या है? तो हम भारत के लोग ही भारतीय संविधान का क्या है? स्रोत है, पावर है। आया बात समझ में? सोर्स ऑफ द अथॉरिटी, ये हमारा वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है वो क्या है बाबू? सोर्स ऑफ द अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर। क्या होता है? पावर। इसका मतलब है कि भारतीय संविधान को जो शक्ति मिला है वो किनसे मिला है? हम भारत के लोगों से मिला है। इसलिए बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग ही, हम लोग मेन स्रोत है, मेन पावर है भारतीय संविधान का, देश के प्रशासन शासन को चलाने में। यहां तक समझ में आ गया? ये पहला वर्ड समझ में आया। अब हम लोग तो सोर्स हैं, लेकिन हमारा, अब हम लोग तो सोर्स हो गए किसका? संविधान का। अब हम बात करेंगे कि अब यहाँ पे एक बात आपसे पूछता हूं कि हल्दी का यूज अब मटन बनाने में भी करते हैं, चिकन बनाने में भी करते हैं, और सब्जी बनाने में भी करते हैं। अब मेन जो इंग्रेडिएंट, जो सोर्स था, वो हल्दी है। लेकिन अब तो पता चलेगा कि वो सब्जी का नेचर कैसा है, वो सब्जी कैसा है। और गृहस्थी को आ रहा है नींद, ठीक है, इसका सोर्स कहां से है? रात में सो ही नहीं होगी क्या, तभी नींद आ रहा है। अब देखो बाबू क्या है, मैं खुद बहुत ज्यादा सोता हूं और सो करके ही आया हूं, अभी लेट हो गया। ठीक है, ठीक है, मौसम ही ऐसा है। देखो अब मैंने बताया हल्दी का तो हर जगह पे यूज करोगे। अब वो सब्जी क्या नेचर कैसा होगा, वो सब्जी सब्जी है, मटन है, चिकन है, या फिर क्या है, हल्दी तो यूज कर दिए। अब भारतीय संविधान का नेचर कैसा होगा ये बताएगा हमारा आगे का लाइन। क्या बताएगा बाबू? नेचर। अब मान लो कि हम लोग सभी हाड़ मांस से बने हुए हैं, मेन हमारा सोर्स वही है, लेकिन सबका तो नेचर अलग अलग है या नहीं? कोई गुस्सा है करता है, कोई खड़ूस है, कोई बहुत प्यार से बात करता है, कोई कुछ नहीं बोलता है, ऐसे कोई गौ जैसा रहता है, ऐसा होता है ना नेचर कि अरे इसको कुछ भी कर दो, पिन भी मार दो, कुछ नहीं बोलेगा, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ पे भारतीय संविधान का नेचर, भारतीय संविधान का नेचर कैसा है और भारतीय संविधान को हम लोग किस तरह से बनाना चाहते हैं। अब अपने माता पिता के अब चौथा बेटा बेटी में से हो, अब सब तो एक ही जैसा हो, एक ही मान सा डिके हो सब, लेकिन वो चाहते हैं कि बेटी को मैं इस तरह का नेचर की बनाना चाहती हूँ, ऐसा होता है, या बेटा को इस तरह का नेचर का बनाना चाहता हूँ। बाकी तो सब कुछ कॉमन है। अब नेचर कैसे डिफाइन होगा कि हम भारत को किस तरह से बनाना चाहते हैं, संविधान को किस तरह से बनाना चाहते हैं, उसे अब यहाँ पे आप लोग देखते चलिए। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया के बाद क्या है? हैविंग सोलेमनली कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, किस तरीके से बनाना चाहते हैं बाबू? पहला वर्ड क्या है हमारा? सॉवरेन। स्पेलिंग देखिएगा ध्यान, यहाँ पे सोवर यहां तक लिखते हैं सॉवरेन, ठीक है। सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता, संप्रभुत्व, संपन्न है ना, तो सॉवरेन वन लिखा हुआ है। सॉवरेन का मतलब हिंदी क्या होता है बाबू? इसका क्या होता है? संप्रभु, यही होता है, या संप्रभुत्व। अब एक बात समझ लीजिए कि संप्रभुत्व या सॉवरेन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा?
कोई बता पाएगा क्या है? नहीं, हम लोग याद तो किए थे बचपन में। हाँ, समान प्रभु। अच्छा ठीक, दिमाग लगाया। ये क्या लगाया दिमाग? ये लास्ट क्लास है। सम का मतलब क्या होता है बाबू? और यहाँ पे हो गया प्रभु, मतलब समान प्रभु। प्रभु का मतलब देख लो, सम का मतलब बराबर भी होता है और स्वयं भी होता है। सम का मतलब स्वयं होता है या नहीं? यहाँ पे बाबू क्या लिखेंगे? इसका मतलब स्वयं भी होता है। प्रभु का मतलब क्या होता है? मालिक होता है। हे प्रभु, हे मालिक ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो जो अपना मालिक कौन हो? खुद हो, उसे क्या बोलेंगे? संप्रभु। अरे मैं अपने आप में संप्रभु पर्सनालिटी हूँ, सॉवरेन पर्सनालिटी, सॉवरेन इंस्टीट्यूशन हूँ। मैं अपना डिसीजन खुद ले सकता हूं, चाहे वो आंतरिक मामले का मामला हो या बाहरी मामले का मामला हो। मतलब इंडिया कैसा है बाबू? सॉवरेन है। इसका मतलब क्या इंडिया किसी के चरणों में पड़ा हुआ है क्या? गिरा हुआ है क्या कि आप जो बोलेंगे वही करेंगे? या हमारे ऊपर किसी अदर कंट्री का डोमिनियन है क्या? दबदबा है क्या? नहीं ना। इसका मतलब है कि इंडिया इज ए फ्री और इंडिपेंडेंट कंट्री टू टेक द डिसीजन आइदर इंटरनल अफेयर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स। क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब इसका मतलब एक बात बता देता हूं कि इंडिया अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के भी तो मेंबर है, यूएनओ का मेंबर है और किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन संगठन का मेंबर है। तो इसका यह सेंस नहीं हुआ कि हम उसके प्रति क्या है बाबू? झुके हुए हैं। इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री। कैसा कंट्री है? अब सॉवरेन कंट्री है। तो हम लोग कैसा बनाना चाहते हैं नेचर का बाबू? सॉवरेन। अभी बताए ना दूसरा बात में क्या बताएगा ये? सॉवरेन। इसका मतलब क्या हुआ? एक यहां पे एस लिख दें। सॉवरेन। हमारा भारत कैसा है? रूबी सॉवरेन है बाबू। ठीक है। अब यहां पे सॉवरेन का मतलब समझ में आया कि जो अपना मालिक खुद हो, अपना डिसीजन मेकर खुद हो। इसके बाद का वर्ड क्या है हमारे पास? इसके बाद का वर्ड है सर हमारे पास सोशलिस्ट। क्या है बाबू? सोशलिस्ट यानी समाजवाद। इसका मतलब है हमारा दूसरा वर्ड है वह है हमारा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? समाजवाद। आप लोगों ने कभी देखा है किसी को बोलते हुए कि मैं समाजवादी आदमी हूं, मैं अंबेडकरवादी आदमी हूं, मैं गांधीवादी आदमी हूं, मैं भगत सिंह वादी आदमी हूं? इस तरह का। ये वादी का मतलब क्या होता है कि आप उस तरह का सोच रखने वाले बोलते हैं ना। समाज जैसे बोलते हैं ना मैं समाज सेवी आदमी हूं, बोलते हैं ना। इसका मतलब समाजवादी का मतलब है कि आप सभी समाज के लोगों को एक नजर से देखने वाला इंसान है। आपके माता पिता ने आपको ऐसा कल्चर दिया, ऐसा नेचर दिया, ऐसा नर्चरिंग दिया कि आप सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हो। अब आपको घर से ही पता चल गया कि नहीं तुम लड़का हो, रोना नहीं। अब जिंदगी में कितना भी कष्ट आ जाए रो ही नहीं रहा है बेचारा। एक ही बार रोया नहीं, एक ही बार लटका हुआ मिल गया फैन में। तो इसलिए रो लेना पूरा, लेकिन सब कुछ कर लेना। यहां पे समझो पहले मेरा कहने का सेंस क्या है कि समाजवादी का मतलब क्या होता है कि जो इंसान या जो व्यक्ति, जो इंस्टीट्यूशन समाज को एक नजर से देखता। और समाज कैसे बनता है? एक से दो लोग और दो से चार लोग, चार लोगों से एक मोहल्ला बना, टोला मोहल्ला, गांव, ग्राम पंचायत बना, ब्लॉक बना, डिस्ट्रिक्ट बना, फिर हमारा देश बना। तो ये हमारा समाज जो बना सबको इक्वल आइज से देखता हो। किस आइज से बाबू? इक्वल आइज से देखता हो और सभी के प्रति इक्वल स्टेटस रखता हो। तो भारतीय संविधान क्या है हमारा? एक सोशलिस्ट है। और इंडिया में हमारे पास सोशलिस्ट की जब बात करते हैं तो हम लोग इकोनॉमिक्स की भी बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में जब हम बात करते हैं बाबू तो हमारे पास तीन तरीके का नेचर वाला इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। पहला हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। किसका बाबू? सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। और तीसरा में कैपिटलिस्ट का, और तीसरा में मिक्स्ड इकोनॉमिक का। किसका बाबू? मिक्स्ड इकोनॉमी। ये तो आप लोग नाम सुने होंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। अब हम लोग यहां पे क्या करते हैं? हम लोगों का जो सोशलिस्ट सोच है, सोशलिस्ट सोच में यहां पे दो तरीके का सोच आता है बाबू। कितने तरीके का? दो तरीके का थॉट आता है। अब सर सोशलिस्ट होने का मतलब तो है हमारे पास कि समाज के प्रति, देश के प्रति, सभी लोगों के प्रति एक जैसा सोच रखना, विचार रखना। लेकिन सोशलिस्ट में दो तरीके का सोशलिस्ट होता है। पहला हमारा होता है कम्युनिस्टिक
या फिर कम्युनिस्टिक बोलते हैं, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। क्या बोलते हैं बाबू? सोशलिज्म। एक होता है हमारा डेमोक्रेटिक, क्या बोलते हैं इसे हम लोग? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अब यहां पे डिफरेंस देखिए। अब बाबू एक बात बताओ, इंडिया में तो सोशलिज्म भी है या नहीं? सब लोगों को एक समान देखते हैं। चाइना में भी तो सोशलिज्म है, लोगों के लिए, हित के लिए काम करता है, पुल बनाना, सड़क बनाना, लोगों के लिए हॉस्पिटल, ये भी तो समाजवादी ही काम है। लेकिन वहां पर क्या है कि हम लोगों के जैसा वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे क्या है? कम्युनिस्टिक या फिर कम्युनलिज्म वाली सोशलिज्म है। लेकिन हम लोगों के पास जो सोशलिज्म है वो कैसा वाला है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। यहां तक याद रहेगा? क्लियर? अब तीसरा वर्ड यहां पे हम लोग लिखे थे एक जगह पे एस, अब फिर से हमारे पास एस आ गया सोशलिस्ट का। अब तीसरा वर्ड हमारे पास क्या है बाबू? सोशलिस्ट के बाद सेकुलर है। आगे चलें, सेकुलर तीसरा वर्ड क्या है बाबू? सेकुलर है। देखो यहां पे सेकुलर वर्ड है। अब सेकुलर का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? पंथ निरपेक्ष। कभी कभी आप लोग इसको देखते होंगे, धर्म निरपेक्ष। ये दो वर्ड से आप लोगों को समटाइम कभी कभी माइनर एकदम छोटे छोटे चीजों में आपको डिफरेंस लगता होगा कि सर पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष क्या है, और दोनों का हिंदी क्या है बाबू? हमारा सेकुलर है। अब यहां पे समझ लीजिए पहले ये दोनों का मतलब। पंथ का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा हिंदी वाले? पंथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। क्या होता है? और निरपेक्ष का मतलब होता है मुक्ति। क्या होता है बाबू? मुक्ति। इसका मतलब है कि मुक्ति के रास्ते की ओर ले जाने के लिए जो चीजों को आप अपनाते हो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक प्रकार से पंथ निरपेक्ष मतलब खुले विचार का मुक्ति। मुक्ति का मतलब क्या होता है? ओपन होता है, खुले। और पंथ का मतलब होता है धर्म, और निरपेक्ष का मतलब भी होता है मुक्ति। अब यहां पे समझो कि जो वर्ड लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष को ही क्यों बोलेंगे सर, धर्म निरपेक्ष क्यों नहीं बोलेंगे? यहां पे समझ लीजिए कि धर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आते हैं, और इन लोगों को आप किसी भी धर्म मानने का ना मानने का अधिकार तो है। ठीक है, अब यहां पे बात आता है कि सर धर्म तो छोड़ दीजिए, एक ही धर्म में अलग अलग पंथ भी मानने वाले लोग हैं। कैसे सर? आप हिंदू में देखेंगे कोई वैष्णवी को मानने वाले हैं, कोई काली जी को मानने वाले हैं, कोई शिव जी को मानने वाले, कोई गायत्री परिवार को मानने वाले है या नहीं? मुस्लिम में देखेंगे कोई सिया है, कोई सुन्नी है या नहीं? उसके बाद आप देखेंगे क्रिश्चियन में भी आपको कोई कैथोलिक चर्च वाले हैं, कोई एजीएस चर्च वाले हैं, है या नहीं? तो वो हो गया पंथ। मतलब एक धर्म अगर ब्रॉडर में देखें, पूरा तना में देखें, तो उसके टहनी में भी छोटी छोटी चीजें आ जाता है। तो यहां पर उसको भी छोटा करके ये बता दिया गया कि पूरे के पूरे पंथ निरपेक्ष हैं आप अपने धर्म में होने के बावजूद भी अगर आप चाहते हो कि मैं वैष्णवी मानूं, मैं गायत्री मानूं, मैं शिव जी को मानूं, मैं हनुमान जी को मानूं, तो भी आप मान सकते हो, यानी आप पंथ निरपेक्ष हो। क्लियर यहां तक? इसका मतलब है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है बाबू? सेकुलर। और सेकुलर होने का मतलब क्या है? सर्वधर्म सम्मान। क्या है बाबू? सर्वधर्म सम्मान। सर्वधर्म सम्मान का मतलब क्या हुआ कि सभी धर्मों का क्या करना? सम्मान करना। सेकुलर होने का मतलब ये नहीं कि किसी भी धर्म का विरोध करना। ठीक है, सभी धर्मों का क्या करना? सर्वधर्म सम्मान करना, मतलब रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। ठीक है, इसका मतलब है कि भारत का जो संविधान है वो सभी धर्मों को क्या करेगा? सम्मान नजर से देखेगा। क्लियर है? तो हम बता रहे हैं आप लोगों को नेचर के बारे में। पहले हम लोगों ने 2 एस लिख चुका था, तीसरा एस हमारा क्या है? सेकुलर है। इसका मतलब है कि जो बच्चा है, जो व्यक्ति है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन मान रहे हैं फिलहाल, उसको हम कैसा बना रहे हैं? सॉवरेन, कि तुम अपने डिसीजन खुद से लो लाइफ में, चाहे वो मामला कोई भी हो। दूसरा में तुम समाज सोच वाला व्यक्ति बनो, है ना? तीसरा में बोलते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान करो, आप सभी पंथ के लोगों का सम्मान करो। तीसरा वर्ड हो गया। चौथा वर्ड में क्या है बाबू? हमारा डी है, यानी डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक है। अब समझते चलिए डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है। यहाँ पे डेमोक्रेटिक यही है। अब डेमोक्रेटिक को 2 वर्ड से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। डेमोस वर्ड से है, लैटिन वर्ड से, और एक क्रेसिया वर्ड से। क्या बाबू? क्रेसिया। ठीक है, अब देखो क्रेसिया का मतलब होता है सिस्टम। क्या होता है बाबू? सिस्टम। और डेमोस का मतलब होता है पीपल। क्या होता है? पीपल।
इसका मतलब है क्या हुआ, डेमो टाण का नाम सुने हो आप लोग, सुने हो, ठीक, गए हो कहा, जुबी में, जुबी में गया था क्या, है वहां पे डेमो टाउन में कुछ नहाने के लिए तालाब वगैरह ना, वाटर क्या बोलते हैं, मोरंगी में है वो अच्छा ठीक। तो लोक का मतलब लोग और तंत्र का मतलब सिस्टम, मतलब भारत को या संविधान को हम कैसा बनाना चाहते हैं, लोकतंत्रात्मक बनाना चाहते हैं। कैसा बाबू, लोकतंत्रात्मक, मतलब लोगों के द्वारा तंत्र चलाने की व्यवस्था हो, मतलब सिस्टम को चलाने के लिए किसके पास पावर हो, पीपल के पास, है ना, लोगों के पास हो। और लोगों के पास जब पावर हो, तो लोगों के पास जो पावर, कहने का मतलब है कि उसके पास पावर क्या है, सबसे सुप्रीम पावर जो है पीपल के पास में, कौन सा पावर बाबू, सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर जो है वो है वोट देने का अधिकार। क्या है बाबू, वोट देने का अधिकार। आप गरीब हो, छोटे हो, कुछ भी हो, आपका वोट देने का अधिकार एक है, और देने की आपका कोई भी छीन नहीं सकता है। क्लियर है यहां तक, यानी वोट देने का अधिकार से ही तो डेमोक्रेसी को मजबूत कर सकते हैं बाबू, यही तो है कि हर लोग क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। और वोट के अलावा कोई भी व्यक्ति कंटेस्ट कर सकता है। क्या कर सकता है बाबू, कंटेस्ट का मतलब है चुनाव लड़ सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, वे वोट दे सकता है। लेकिन वोट देने का प्रक्रिया में क्या है बाबू, सभी लोग तो वोट नहीं देते हैं। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, बच्चा को जाकर के 2 बूंद पोलियो को ड्रॉप पिला देते हैं, अब बोलेगा हम नहीं पिएंगे, बोलेगा पियो, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि तुमको 2 बूंद पोलियो ड्रॉप पीना है। अब बोलेगा हम नहीं सरकार को मानते, बोले क्यों नहीं मानता है, बच्चा है तेज, बोलेगा हम वोट ही नहीं दिए सरकार को, तो मेरा सरकार कहां से भाई, बोल सकता है ना, बोलेगा आप लोग 18 साल से ऊपर वाले दिए हो सरकार को, तो वो तुम्हारा सरकार है, हम लोग छोटे छोटे 18 साल से नीचे वाले हम दूसरा सरकार बनाएंगे, हम लोग बोलेंगे कि 2 बूंद नहीं, हम लोग 8 बूंद पिएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो देखो, अब ऐसे भी तो हो सकता है। हम लोग लोकतंत्र में क्या बोलते हैं, सभी को वोट देने का तो अधिकार है, लेकिन क्या 18 साल से नीचे वालों को अधिकार है क्या, नहीं है। अब 14 साल बच्चा में पास कर जाता है, क्या 10 तो बच्चा तेज रहा तो 17-18 साल में कर लेता है। अब 12 बच्चा लोग पूरा अपना बना लिया, एक टोली, बच्चा टोली बना लिया, ठीक है। अब बोलेगा हम लोग अपना तंत्र बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कहने का मतलब है कि हम लोग देश को चलाने के लिए एक हम लोग नियम बनाते हैं कि वोट देने का अधिकार आपको कितना साल होना चाहिए बाबू, 18 साल। 18 साल से अगर आप ऊपर हैं तो आप वोट दे सकते हैं। पहले वोट देने का अधिकार, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, पहले वोट देने का अधिकार कितना था, 21 वर्ष था। लेकिन ये हमारा 1988 तक हमारा क्या था, 21 वर्ष था। ये आप एनसीईआरटी में पढ़े होंगे। एक हमारा संविधान संशोधन होता है जिसको बोलते हैं 61वां संविधान संशोधन। कौन सा बाबू, 61वां संविधान संशोधन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। क्या बोलेंगे, अमेंडमेंट्स एक्ट 1988 या 89 में अप्लाई हो गया था, तो 88 में, और इसी से हम लोग घटाकर कितना साल कर दिए, 18 साल। और वोट देने का अधिकार जो है उसको बोलते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या बोलते हैं बाबू, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसे हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, यहां तक समझ में आया, क्लियर, ये चीज याद रखिएगा। तो आपको 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो वोट देने के लिए नहीं मिलेगा। यहां तक क्लियर। हम लोग कितना वर्ड को डिफाइन किए यहाँ पे, हाँ देखिए, पागल वागल हो चाहे कोई भी हो, विकलांग हो, कुछ भी हो, उसको वोट देने का अधिकार है। मान लीजिए उसका सेंस ही बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, किसको देना है नहीं देना है, तो उस एक्सेप्शनल केस में वो तो देने ही नहीं जाएगा। एक्सेप्शनल केस में अधिकार तो है, कैसे नहीं, उसको वोट देने का अधिकार है। लेकिन किसी किसी सर्टेन केसेस में कुछ होते हैं जो कि आपके बहुत बड़ा क्रिमिनल ये चल रहा हो, जेल में हो, तो ये सब चीजों पर आपको डिसीजन लेने का पावर नहीं दिया जाता। कोई जैसे मान ली बहुत बड़ा आपने क्राइम किए हुए हो, ठीक है, तो उस सर्टेन केसेस में क्या होता है कि आपको डिबार किया जा सकता है, ठीक है। जैसे चुनाव के मामले में हर कोई चुनाव लड़ सकता है, लेकिन चुनाव कुछ लोग नहीं लड़ सकता है। जैसे मान लीजिए 2 या 2 से अधिक साल, इस बात को सुन लीजिए आप लोग, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। बहुत कुछ चीजें हैं जो नहीं लिखवा पढ़ा पा रहा हूं। 2 या 2 से अधिक साल, कितना साल बाबू, 2 या 2 से अधिक साल, अधिक साल की अगर सजा सुना दिया गया आपको, अगर सजा हो गया तो
तो का मतलब क्या हुआ कि आपका अगर वर्तमान में विधायक या सांसद या कुछ है आप, तो वह सबसे पहले क्या होगा बाबू, रद्द होगा। क्या होगा वो, ये क्या हो जाएगा आपका, सदस्यता रद्द होगा। दूसरी बात, आपको 6 साल के लिए, कितने साल के लिए, 6 साल के लिए वनवास हो जाएगा। मतलब आप चुनाव नहीं लड़ सकते, 6 है, हाँ वोट दे सकते हैं, मतलब चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक है, यहां तक क्लियर, याद रखिएगा, यहां तक हो गया। अब तीसरा चौथा हो गया वर्ड, SSDR हो गया। कितना वर्ड हुआ बाबू, SSD हो गया। अब बचा है क्या, आर, रिपब्लिक बचा हुआ है। रिपब्लिक को समझते हुए चलें आगे की ओर। क्या हुआ बाबू, देखो अब यहां पे चलिए क्या लिखा हुआ है, लास्ट वर्ड हमारा रिपब्लिक। क्या है ये, रिपब्लिक। रिपब्लिक का हिंदी क्या होता है बाबू, गणराज्य या गणतंत्र, यही बोलते हैं। अब ये गणतंत्र का मतलब, गण का मतलब कौन सा गण, ये वाला नहीं समझना है, उड़ाने वाला, ठीक है, कि आज जिसके पास बंदूक होगा वही तंत्र में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये गण का मतलब क्या है बाबू, लोग, जनता। अब देखो रिपब्लिक, यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 वर्ड आप लोग लगाइए, क्या है, री और क्या लिखा हुआ बाबू, पब्लिक लिखा हुआ, यही है। अब यहाँ पे समझते हुए चलते हैं कि भारत का जो प्रथम व्यक्ति है वो कौन है, राष्ट्रपति हैं। क्या हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है कि वंशानुगत आते हैं, चुनाव होता है। अगर वंशानुगत होता तो किनका बेटा, किनका खानदान में रहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाले ही रहते सब। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब यहाँ पे समझिए कि देश में जितने भी पब्लिक है उनका प्रथम व्यक्ति को ही हम लोग एक प्रकार से, पहला व्यक्ति को रिपब्लिक बोल सकते हैं। मतलब गणतंत्र का मतलब है कि हेड ऑफ द स्टेट। इसका मतलब क्या समझेंगे आप बाबू, दूसरा वर्ड में हेड ऑफ द, अच्छा मैं नेशन लिख दूं तो कोई दिक्कत, नेशन मतलब कोई दिक्कत नहीं। जब स्टेट का परिभाषा हम बता रहे थे या स्टेट के बारे में, तो यहाँ पे बोले थे कि गवर्नर भी समझना है, गवर्नमेंट समझना है, ठीक है, सरकार समझना है, और देश भी समझना है। यहाँ पे याद है कुछ, तो हेड ऑफ द नेशन कौन होते हैं, हेड ऑफ द नेशन हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। अब बात बताओ कि प्रेसिडेंट जो है, यहाँ पे एक बात और बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझ लेना, टाइम मिलेगा कि नहीं आगे, यहाँ ध्यान समझना। प्रेसिडेंट जो होते हैं वह देश के प्रथम व्यक्ति होते हैं, देश के हेड होते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछते हुए आगे की ओर चलता हूं, आप लोग नोट भी करते रहिएगा और अपने जो ब्रॉडकास्टिंग माइंड है उसमें अपने मेमोरी में सेट भी करते रहिएगा। प्रेसिडेंट जो होते हैं बाबू, वह एक प्रकार से हम लोग बोल देते हैं इनको क्या, रबर स्टाम्प। क्या बोलते हैं, रबर स्टाम्प। रबर स्टाम्प इसलिए बोलते हैं, टिटोलर बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, टिटोलर। टिटोलर का मतलब होता है कि एक प्रकार से राष्ट्रपति जो चाहेंगे, जब चाहेंगे मोहर मार लेंगे, राष्ट्रपति के कहने पर ही काम करेंगे। किनके कहने पर काम करेंगे, इनका जो एक्ट एंड एक्शन, एक्ट एंड एक्शन जो होगा वो किनके एड एंड एडवाइस से होगा बाबू, एड एंड एडवाइस। यहाँ पे एडवाइस लिख रहा हूं, ठीक है, समझते, किनके कहने पर बाबू, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति काम करेंगे किनके, ये राष्ट्रपति जो एक्ट एंड एक्शन करेंगे वो किनके एड एंड एडवाइस से करेंगे, किनके सलाह और सहायता और सलाह से। पीएम का मतलब हो गया, यहाँ पे पीएम ना लिख करके मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे समझिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या लिख रहा हूं ग्रेसी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लिख रहा हूं बाबू, समझिएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लिख रहा हूं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बोलते हैं मंत्री परिषद। क्या बोलते हैं, मंत्री परिषद बोलते हैं। और मंत्री परिषद का जो हेड होते हैं, कौन होते हैं बाबू, हेड होते हैं, वो होते हैं पीएम। इसका मतलब है उल्टा पुल्टा करके बात करें तो मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड हो गए पीएम, और पीएम के कहने पर राष्ट्रपति काम करेंगे। बात समझ में आ गया। इसका मतलब है राष्ट्रपति कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस के, मतलब प्राइम मिनिस्टर के कहने पर। पहला बात यहां तक समझ में आया। अब यहाँ पे 2 पर्सनालिटी आपको देखने को मिल रहा है बाबू, एक हमारा प्राइम मिनिस्टर, कौन देखने को मिल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर देखने को मिल रहे हैं, और दूसरा में हम लोगों को प्रेसिडेंट देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है बाबू, प्रेसिडेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे गौर से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आगे की ओर मैं चलता हूं लेकर के तुम लोगों को। यहाँ पे चलो कहाँ गया, देखो प्राइम मिनिस्टर लिखे बाबू। अब प्राइम मिनिस्टर जो है रियल हीरो है, रियल हीरो कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। और
अगर रियल मतलब जब बोल दिए कि रियल हीरो प्राइम मिनिस्टर है तो प्रेसिडेंट को मत बोल देना कि डुप्लीकेट हीरो है, ऐसे नहीं, डुप्लीकेट वर्ड यूज नहीं करना है, मतलब रियल। देखो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूं। अब आप लोग मुझे दो बात बताओ कि सर डेमोक्रेसी के यानी डेमोक्रेसी के कितने बेटे हैं बाबू? 5 नहीं, डेमोक्रेसी बोल रहा लोकतंत्र का 3 है। कौन कौन सा? एक हमारा लेजिस्लेटिव है बाबू, लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव जिसको बोलते हैं विधायिका, ठीक है। दूसरा में क्या बाबू? एग्जीक्यूटिव। कौन सा है? एग्जीक्यूटिव, इसका मतलब कार्यपालिका। और तीसरा में क्या है हमारा? जुडिशरी, यही है बाबू। अब यहां पे मान लो ये जो जुडिशरी है अपने आप में इंडिपेंडेंट बॉडी है। कैसा बॉडी है ये? इंडिपेंडेंट बॉडी है। कैसा बॉडी है ये? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि इसके साथ कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। पीएम भी नहीं बोल सकता फाइल लाओ तो किसका केस चल रहा है जरा देखूं भाई, हमारे लोगों का चल रहा है, क्या बोलेंगे फाड़ के फेंक दो? नहीं, ये अपने आप में क्या है? इंडिपेंडेंट बॉडी है। जुडिशरी कैसा बॉडी है बाबू? इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसका मतलब है स्वतंत्र बॉडी है। लेकिन ये जो दो बॉडी है या दो संस्था है, दो ऑर्गेन्स हैं, ये क्या है बाबू? कहां चला गया एक और? यहीं पे है ना, देखो। एग्जीक्यूटिव जो है वो जवाबदेही है किसके प्रति? लेजिस्लेटिव के प्रति। इसका मतलब है कि एग्जीक्यूटिव कुछ भी काम करेगा किसको जवाब देगा? लेजिस्लेटिव का। मतलब क्या हुआ कि वट एवर एक्ट एंड एक्शन हैज बीन done by the executive body and executive body is responsible to the legislative, मतलब लोकसभा के प्रति या फिर अगर राज्य है तो विधानसभा के प्रति जवाबदेही होगा। आप लोग देखेंगे कोई डीसी एसपी मंत्री अगर कुछ गलत काम कर लिया है फिर कुछ कर रहा है तो उसको जब विधानसभा चल रहा हो लोकसभा चल रहा तो उसको जवाब देना पड़ता है कि मंत्री जी क्या हो रहा था ये। लेकिन क्या हम कोर्ट को बोलते हैं कि आपने ऐसे फैसले कैसे सुना दिए, जज साहब जरा आओ इधर? नहीं, बोलेगा ज्यादा बोलोगे तो हम ही लगा देंगे तुम्हारे ऊपर, ठीक है। ये इसीलिए सबसे पावरफुल अभी देखा जाए तो इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट रख, अच्छा मैं आपको बोल दूं सिमरन कि तुम इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, घर से इंडिपेंडेंट हो, घर वाले बोल दे कि सिमरन इंडिपेंडेंट, कहीं भी जा सकती आ सकती, लेकिन पता चला 2 दिन के बाद इसका स्कूटी का पेट्रोल का पैसा ही ले लिया, तो इंडिपेंडेंस का क्या हो गया? खत्म हो गया। इसका जो 2 बॉडीगार्ड था वो भी छूट गया, तो ये इंडिपेंडेंट महसूस करेगी। इसीलिए कहा गया है कि जब भी जज वगैरह का, जुडिशरी का जो भी उनका सैलरी हो, इमेलमेंट्स हो, प्रिविलेजेस हो, उनका अलाउंसेस हो, सिक्योरिटी हो, ये कभी भी किसी भी हालत में छीना नहीं जा सकता है। अगर छीन लेगा मोदी जी बोलेंगे अरे तुम हमारे लोगों के खिलाफ में फैसला सुनाए हो, तुम्हारा आवाज खत्म करो, आवाज छोड़ो, सिक्योरिटी इसका ले लो, गाड़ी छीन लो, ठीक है, अब बताओ तुम जज हो। बोलेगा यार हम तो सुरक्षित ही महसूस नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे निष्पक्ष होकर के फैसला सुनाएंगे? तो इसीलिए रखा गया है, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। बहुत कुछ सिक्योरिटी उसको मिलता है रिटायरमेंट के बाद भी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बाबू आप कि जब हमारा एग्जीक्यूटिव का हेड पीएम है और इनके रिटायरमेंट के बाद देश में समझना देश के सबसे हेड कौन हुए बाबू? लेजिस्लेटिव में पीएम हुए। जब पीएम रिटायर होते हैं तो उनका पूरा जब तक वो रहते हैं उनके लिए अलग से आवास सारा सुविधा रहता है। जब इस डेमोक्रेसी का इस तंत्र वाले मेन हीरो को सब कुछ मिल रहा है, एग्जीक्यूटिव वाले को जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं उन लोगों को मिल रहा है, तो जब जुडिशरी का जब हेड है चीफ जस्टिस या जस्टिस, तो उन लोगों को क्यों नहीं मिलेगा? सब कुछ डिफाइंड किया हुआ है। हाँ बिल्कुल, नहीं बाल बच्चा का बात की बात नहीं है, लेकिन उनके जो डिपेंडेंट्स हैं जैसे वाइफ है तो उनका है। हाँ बिल्कुल, अब ऐसा थोड़े ना कि आपका पूरा का पूरा पुरखा का रखेगा आगे के आने वाले टाइम के लिए, नहीं तो ऐसा नहीं है ना, ठीक है। लेकिन ये सब चीजें यहां तक है, ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक समझ में आया? अब यहां तक समझ में अगर आ गया तो मैं बताना ये चाह रहा था कि देखो मैंने बताया आप लोगों को 3 बॉडी है। अब 3 में अगर पूछा जाए कि प्राइम मिनिस्टर जो है बाबू, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वह हमारा रियल, बोलू यहां पे रियल एग्जीक्यूटिव, क्या बोल रहा हूं यहां पे? एग्जीक्यूटिव, रियल एग्जीक्यूटिव हेड, क्या लिखा हूं बाबू? रियल एग्जीक्यूटिव हेड। पीएम जो होते हैं वह रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, ये वर्ड लिख लेना, रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। हो गया सर? बस 2 मिनट टाइम हो गया ना, 1 से 2 मिनट, ठीक है। गजट नहीं, गजट दिया गया। अच्छा ठीक।
देखो ये क्या बोलते हैं बाबू, रियल एग्जीक्यूटिव हेड। यहां पे आप लोगों को बता दूं कि लीगल टर्म भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, 10-15 लीगल टर्म जब बताऊंगा। तो रियल एग्जीक्यूटिव हेड को बोलते हैं डी फैक्टो। क्या बोलते हैं बाबू? डी फैक्टो। ये वर्ड याद रखना, डी फैक्टो, ठीक है। डी फैक्टो किनके लिए यूज होता है? पीएम के लिए। अब यहां पे आ जाइए थोड़ा सा, अब आ जाइए प्राइम मिनिस्टर के बाद में आ जाइए हमारे पास, या फिर प्राइम मिनिस्टर को ही बोलते हैं बाबू एक जगह पे, और भी क्या बोलते हैं समझिए। हाँ टाइम हो गया, हाँ जाना है, बस 2 मिनट। तो बारिश हो रहा है, अरे 2 मिनट रुको ना, तो रुक जाना तुम लोग यहीं पे। देखो रियल एग्जीक्यूटिव हेड बोलेंगे इसको, और ये हमारे होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट। क्या होते हैं बाबू? ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट। क्या होते हैं ये? गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का भी क्या होते हैं? हेड होते हैं। ये 3 बातें याद रखना। अब यहाँ पे आ जाइए प्रेसिडेंट के बारे में फटाफट, उसके बाद खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में क्लास लेंगे। यहाँ पे देखो जो प्रेसिडेंट है वो क्या है बाबू? रियल एग्जीक्यूटिव हेड नहीं है, वो नॉमिनल है। रियल के जगह पे फर्जी नहीं लिखना है, क्या लिखना है? नॉमिनल लिखना है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड। ठीक है बाबू, एग्जीक्यूटिव हेड, समझ में आया? ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है, और इनके लिए जो वर्ड यूज होता है वह डी ज्यूरी वर्ड होता है यूज। क्या होता है बाबू? डी ज्यूरी, आर है, ठीक है, या आई भी आई होता है, सर देख लीजिएगा, डी ज्यूरी। क्या लिखे मैंने? डी ज्यूरी, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। अब थोड़ा सा एक लाइन और उसके बाद खत्म। अब इनको हम लोग एक वर्ड और भी बोलते हैं कि प्रेसिडेंट जो होते हैं हेड ऑफ द नेशन होते हैं। क्या होते हैं बाबू? हेड ऑफ द नेशन, जो बताया पहले में भी, ठीक है, हेड ऑफ द नेशन होते हैं, या हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हेड ऑफ द नेशन ही हम लोग बोलेंगे। एग्जीक्यूटिव का रियल हेड तो वो हो गए प्राइम मिनिस्टर, तो हेड ऑफ द नेशन ये कहलाते हैं। यहाँ पे 3 4 5 वर्ड हो गया हमारा। हमारा संविधान का नेचर कैसा है बाबू? बोलू तो नेचर कैसा है? SSDR है, ठीक है। हमारा जो सोर्स है बाबू, वी द पीपल ऑफ इंडिया है। कल हम लोग पढ़ेंगे इसमें, सोर्स हो गया, नेचर हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है। अब उद्देशिका का भी उद्देश्य पढ़ेंगे कि संविधान का क्या उद्देश्य है, किस लिए बना रहे हैं। तो लोगों को जस्टिस देने के लिए, लोगों में इक्वालिटी लाने के लिए, भाईचारा बंधुता बनाए रखने के लिए। कल करेंगे बात। सभी को बाय बाय, मिलते हैं कल, पढ़ाएंगे, देखते हैं एक दिन में उसके वर्ड्स